पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की यह चौथी वीडियो है, जिसकी शुरुआत करेंगे हम 25वीं डेफिनेशन चेक स्लिप यानी जांच पर्ची से। लेबल्ड बंडल के ऊपर बांधी जाने वाले लेबल को ही जांच पर्ची यानी चेक स्लिप कहा जाता है। जांच पर्ची अलग अलग रंगों में मुद्रित होती है यानी प्रिंटेड होती है। गुलाबी रंग की चेक स्लिप सामान्यतः दत्त शुल्क और अदत्त बंडलों के लिए यूज की जाती है, यानी कि पिंक कलर की जो रहती है वह ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स के लिए यूज की जाती है। इसको याद करने की ट्रिक देखिए। ट्रिक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, यह बस याद करने के लिए है। जब कभी भी लड़का लड़की कहीं शॉपिंग पर जाते हैं तो हो सकता है लड़की शॉपिंग के पैसों को पेड कर दे या फिर अनपेड। तो इस प्रकार हमें याद रहेगा पेड या अनपेड, और लड़कियों का फेवरेट कलर ज़्यादातर पिंक होता है। वाइट कलर की चेक स्लिप का यूज ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल यानी सामान्य छटाई बंडलों के लिए किया जाता है। क्योंकि सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है तो इसलिए यह सामान्य छटाई बंडलों के लिए यूज किया जाता है। सा से सफ़ेद और सा से सॉर्टिंग, सीधा साधा। हवाई डाक शब्दों के साथ नीली चेक स्लिप इसके लिए यूज होती है विदेशी हवाई डाक बंडलों के लिए, यानी ब्लू चेक स्लिप जिसमें लिखा होता है एयर मेल, तो यह फॉरेन एयर मेल बंडल्स के लिए यूज होती है। और यह हवाई डाक है, हवाई यानी आकाश, आसमान, और यह कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो इस प्रकार यह हमें याद हो जाएगी। सफ़ेद पर्ची यानी सफ़ेद चेक स्लिप का उपयोग तुरंत और अस्थगित दोनों बंडलों के लिए होता है। इसको कैसे याद करेंगे? सफ़ेद यानी सीधा साधा। जो सीधे साधे लोग होते हैं वह आपकी बातें तुरंत मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब उनका मूड ख़राब हो जाता है तब वह आपकी बातों को नहीं भी मानते हैं, आस्थगित कर देते हैं। तुरंत बंडल यानी एक्सप्रेस बंडल के लिए वाइट चेक स्लिप पर नीली पेंसिल से 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, यानी डायगोनली, मतलब विकर्ण में 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। स्थानीय वस्तुओं के लिए हरे रंग से 2 तिरछी रेखाएं अंकित की जाती हैं। स्थानीय यानी कि गांव। ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस किस में है? गांव में है। और गांव में क्या होता है? ज़्यादातर पेड़ पौधे होते हैं और हरियाली होती है। तो इस प्रकार हमें याद रहेगा स्थानीय वस्तुओं के लिए हरे रंग से 2 तिरछी रेखाएं अंकित की जाती हैं। राजधानी बंडलों में कोनों में पीली पट्टी होती है, यानी कॉर्नर पर येलो स्ट्रिप होती है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि जो राजा महाराजा होते थे वह पहले ज़्यादातर येलो कलर के कपड़े पहनते थे। मेट्रो बंडलों के लिए कोनों में नीली पट्टी होती है। इसे कैसे याद करेंगे? जो पहले ट्रेनें होती थी तो उन्हीं से अपन याद कर लेंगे। मेट्रो ट्रेनें या ट्रेनें होती थी वो ज़्यादातर नीले कलर की होती थी। इस प्रकार याद रहेगा मेट्रो बंडलों के लिए कोनों में नीली पट्टी होती है। प्रत्येक जांच पर्ची पर उस कार्यालय की तारीख और मोहर होती है जिसने बंडल तैयार किया हो। उस कार्यालय का नाम भी होता है जहां इसे भेजा जाना है, और इसे बनाने वाले अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर भी होते हैं। क्षेत्रीय बंडल यानी टेरिटोरियल बंडल के लिए राज्य, क्षेत्र आदि का नाम भी लिखा होता है। साथ ही उस कार्यालय का नाम भी होता है जो इसे खोलेगा। जांच पर्ची का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि किसी लेबल्ड बंडल में कोई वस्तु गलती से शामिल होकर गलत स्थान पर भेज दी जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, यह स्पष्ट रूप से तय किया जा सके। चूँकि चेक स्लिप पर सारी डिटेल्स रहती है कि यह बंडल किसने बनाया है, तो इससे यह पता चल जाएगा कि किसने इसमें ये बनाने में इसको गलती की है। 25A में है मनी ऑर्डर चेक स्लिप यानी मनी ऑर्डर जांच पर्ची। गंतव्य स्थान पर भेजने के लिए मनी ऑर्डर बंडल तैयार करने में सफ़ेद या बादामी कागज़ पर लाल स्याही से मुद्रित चेक स्लिप MO70 का उपयोग करने का निर्देश है। मनी ऑर्डर बंडल में शामिल मनी ऑर्डरों की संख्या इस जांच पर्ची पर लिखी जाती है। मनी ऑर्डर चेक स्लिप जो होती है वह सफ़ेद या बादामी कागज़ पर लाल स्याही से मुद्रित होती है, जिसका चेक स्लिप का नंबर है MO70। 26 नंबर की डेफिनेशन है मेल बैग्स यानी डाक थैली। डाक थैला पत्र डाक की पंजीकृत और अपंजीकृत वस्तुओं का थैला होता है, जैसे पत्र, पोस्ट कार्ड, बुक और पैटर्न पैकेट तथा अपंजीकृत पार्सल। यानी कि मेल बैग में
रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं लेटर मेल के, जैसे कि लेटर, पोस्ट कार्ड एंड बुक एंड पैटर्न पैकेट, एंड आल्सो अनरजिस्टर्ड पार्सल। रजिस्ट्री वस्तुएं रजिस्ट्री थैले में बंद होती हैं। जब रजिस्ट्री पैकेट थैला निर्धारित किया गया हो तो भारी रजिस्ट्री पैकेटों को डाक थैले की बजाय रजिस्ट्री पैकेट थैले में भेजा जाता है। मतलब पहले से ही अगर फिक्स हो कि रजिस्टर्ड पैकेट बैग भेजा जाना है तो जो भारी रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं उनको मेल बैग में ना भेज करके रजिस्टर्ड पैकेट बैग में ही भेजा जाता है। जब पार्सल थैला निर्धारित ना हो तो डाक थैले में पार्सल डाक की वस्तुएं भी भेजी जा सकती हैं। यानी कि पार्सल बैग अगर पहले से प्रिस्क्राइब नहीं है तो पार्सल मेल की वस्तुएं मेल बैग में पैक करके भेजी जा सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वह इंग्लिश में तो सही है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है तो मैं इसे सुधार देता हूँ। जब किसी शाखा डाकघर और ऐसे डाकघर के बीच जो इसका लेखा कार्यालय, डाक कार्यालय या अनुभाग ना हो जिसके साथ इसके सीधे संचार संबंध हो, अदले बदले जाने वाले डाक थैलों में वीपी और बीमा की गई वस्तुएं और उन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना होता है सभी पूरी तरह से भुगतान की गई वस्तुएं शामिल होती हैं। डाक थैले यानी मेल बैग 3 प्रकार के होते हैं: स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग यानी स्टेशन डाक थैली, छटाई डाक थैली और संयुक्त डाक थैली। मेल बैग्स और ड्यू बैग्स यानी डाक थैली अपेक्षित होती हैं, जिसका मतलब होता है यह डेली भेजी जाती है। रोकड़ कार्यालय यानी कैश ऑफिस और उप डाकघर के बीच आदान प्रदान किए जाने वाले डाक थैले में रजिस्ट्री थैले के अंदर नकदी थैला यानी कि कैश बैग भी होता है। इन डाक थैलों को रोकड़ कार्यालय, उप डाकघर और जिन कार्यालय से होकर भी गुजरते हैं उनकी अपेक्षित डाक सूची में एफ चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अपेक्षित डाक सूची यानी ड्यू मेल लिस्ट में एफ से डिनोट किया जाता है, एफ सिंबल से। यानी अगर कोई कैश बैग मेल बैग के अंदर भेजा जाता है तो उस मेल बैग की जो ड्यू मेल लिस्ट होती है तो उसमें इस मेल बैग को एफ सिंबल से डिनोट किया जाएगा। यह केस का मामला है और यह फाइनेंस से रिलेटेड है, इसीलिए इसे ऐप से डिनोट किया जाएगा। 26A में क्या है? एयर मेल बैग यानी हवाई डाक थैली। जिस डाक थैले में वे सभी पंजीकृत और अपंजीकृत लेख शामिल होते हैं जिन्हें ऑल अप स्कीम के तहत किसी हवाई सेवा द्वारा भेजा जाना हो उसे हवाई डाक थैला कहा जाता है। पंजीकृत में जैसे आते हैं स्पीड पोस्ट, ईएमएस आर्टिकल, और अपंजीकृत मेल में आते हैं फर्स्ट क्लास मेल जैसे कि लेटर, लेटर कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। इन सभी को ऑल अप स्कीम के तहत एयर मेल बैग्स में भेजा जाता है। इन डाक थैलों में ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं होनी चाहिए जिन्हें हवाई जहाज द्वारा प्रेषित नहीं किया जाना हो। मतलब ऐसी चीज़ों को नहीं भेज सकते जिन्हें हवाई जहाज से भेजना प्रतिबंधित हो। हवाई डाक थैला बंद करने के लिए सामान्यतः नीले दसूती थैले का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ नोट दिए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यदि कभी हवाई डाक थैले में भेजने के लिए कोई वस्तु ना हो तो खाली थैला बंद करना आवश्यक नहीं है, लेकिन वितरण पत्रक में यह उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि कोई थैला बंद नहीं किया गया क्योंकि कोई वस्तु नहीं थी। यदि हवाई डाक थैले में भेजने के लिए वस्तुओं की संख्या 50 से कम हो और कोई बीमा वस्तु या हवाई पार्सल भी ना हो तो थैले के स्थान पर उपयुक्त आकार का हवाई डाक आवरण यानी एयर मेल कवर का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी हवाई डाक थैले के अंदर हवाई पार्सल भेजा जाता है तो थैले के लेबल पर CAP, इसका मतलब होता है कंटेंस एयर पार्सल, अंकित होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें हवाई पार्सल है। रजिस्ट्री वस्तुएं थैले में तब तक नहीं रखी जानी चाहिए जब तक कि उनकी संख्या 25 से अधिक ना हो, वे भारी ना हो या बीमा वस्तुएं ना हो। मतलब अगर रजिस्ट्री वस्तुएं 25 से अधिक हो या फिर वे भारी हों या फिर बीमा वस्तुएं हों तो ही उन्हें बैग्स में रखा जाएगा। अगर उन्हें बैग में नहीं रखा गया तो ऐसी स्थिति में उनका बंडल बनाकर
रजिस्ट्री सूची सहित चारों ओर से सुतली से बांधना चाहिए। एक जांच पर्ची लगानी चाहिए जिस पर स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड लिखा हो और गांठ पर पंजीकरण सील लगानी चाहिए जो जांच पर्ची के ऊपर हो। इस बंडल को लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर से बांधना चाहिए ताकि कोई वस्तु बाहर ना निकले और अपंजीकृत वस्तुओं में ना मिल जाए। इसके बाद इसे हवाई डाक आवरण या थैले में रखा जा सकता है। जब रजिस्ट्री वस्तुओं को एयरमेल बैग में भेजने के लिए रजिस्ट्री बैग का उपयोग किया जाए तो रजिस्ट्री बैग बंद करने के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब अगर आप एयरमेल बैग में रजिस्ट्री वस्तुएं भेज रहे हैं तो रजिस्ट्री बैग बंद करने के ही सामान्य नियम एयरमेल बैग पर लागू होने चाहिए। यदि 25 से कम पंजीकृत लेखों को उनके भारीपन या असामान्य आकार के कारण थैले में रखा जाए तो रजिस्ट्री सूची में इसका स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। चौथा नोट है, हवाई डाक थैले या हवाई परिवहन थैले का वजन 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। 27 नंबर की डेफिनेशन है रजिस्टर्ड बंडल यानी पंजीकृत बंडल। पंजीकृत बंडल पत्र डाक की उन गैर बीमित रजिस्ट्री वस्तुओं का समूह होता है जिनमें पते वाला भाग ऊपर की ओर होता है और जिन्हें पंजीकृत सूची के साथ निर्धारित प्रकार के लिफाफे में सावधानी पूर्वक गोंद लगाकर सीलबंद किया जाता है। आवश्यकता होने पर उन्हें दसूती थैले में रखकर सामान्य रूप से बांधा और सीलबंद किया जा सकता है। लेबल पर यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि यह पंजीकृत बंडल है, ना कि पंजीकृत थैला। मतलब जो रजिस्टर्ड बंडल होता है वह अनइंश्योर्ड यानी जो बिना बीमा के रजिस्ट्री आर्टिकल होते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल, उनका एक समूह होता है जिसमें उन सभी रजिस्टर्ड आर्टिकलों का पते वाला भाग ऊपर की ओर होता है, जिसमें एक रजिस्टर्ड लिस्ट होती है जिन्हें एक निर्धारित प्रकार के एनवलप यानी लिफाफे में सावधानीपूर्वक गोंद लगाकर सीलबंद किया जाता है और अगर ज़रूरत होती है तो इन्हें दसूती थैले में रखकर भी सामान्य रूप से बांधा और सीलबंद किया जा सकता है। इन्हें थैले में तो रख रहे हैं लेकिन है यह क्या? पंजीकृत बंडल यानी रजिस्टर्ड बंडल। तो इस पर जो लेबल लगाया जाएगा उस पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि यह एक रजिस्टर्ड बंडल है, ना कि रजिस्टर्ड बैग। रजिस्टर्ड बंडल आर नॉट ड्यू यानी कि पंजीकृत बंडल अपेक्षित नहीं होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि रजिस्टर्ड बंडल को जब ज़रूरत होती है तभी बस बनाया जाता है। पंजीकृत बंडल सामान्यतः तब बनाए जाते हैं जब संलग्न किए जाने वाले पंजीकृत लेखों की संख्या 2 से अधिक हो। मतलब 3 या 3 से अधिक होगी तभी ये रजिस्टर्ड बंडल बनाए जाएंगे और इन्हें छटाई में एकल पंजीकृत लेख के रूप में माना जाता है। 27A में क्या है? रजिस्टर्ड बंडल्स फ्रॉम कस्टमर्स, ग्राहकों से प्राप्त पंजीकृत बंडल। जो ग्राहक बड़ी संख्या में पंजीकृत वस्तुएं बुक करते हैं वे उन्हें स्टेशन बंडल तथा टीवी बंडल के रूप में तैयार करते हैं और उन्हें छटाई कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं। टीवी बंडल को क्या बोलते? क्षेत्रीय बंडल और टेरिटोरियल बंडल। 28 नंबर की डेफिनेशन है रजिस्टर्ड बैग यानी पंजीकृत थैला। पंजीकृत थैलों में नकदी थैला यानी कैश बैग, सामान्य और मूल्य देय वीपी, पंजीकृत पत्र और पैकेट, बीमित लिफाफे, पंजीकृत बंडल, बीमित बंडल, जांच पर्ची के साथ बंधे हुए सामान्य और बीपी मनी ऑर्डर बंडल तथा एक पंजीकृत सूची होती है। मतलब रजिस्टर्ड बैग में यह सब शामिल हो सकते हैं। जब किसी डाक थैले में पंजीकृत थैले के अंदर नकदी थैला भी हो तो अपेक्षित डाक सूची यानी कि ड्यू मेल लिस्ट में इसके लिए पी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी वीडियो में हमने यह भी देखा है कि जब किसी डाक थैले में पंजीकृत थैले के अंदर नकदी थैला भी होता है तो उसे अपेक्षित डाक सूची में ड्यू मेल लिस्ट में एफ चिन्ह से भी डिनोट करते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी कैश बैग को रजिस्टर्ड बैग में और फिर उस रजिस्टर्ड बैग को मेल बैग में रखते हैं तो कहीं पे एफ से और कहीं पे पी से डिनोट करते हैं। अब इनमें मुख्य अंतर यह है कि एफ से उसे तब डिनोट करेंगे जब मेल बैग का आदान प्रदान कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच हो रहा हो और जिसके बीच में कुछ ट्रांजिट ऑफिस भी अगर पड़ रहे हैं तो उन सभी की ड्यू मेल लिस्ट में इसे एफ से डिनोट करेंगे। यानी कैश ऑफिस,
सब ऑफिस और उनके बीच में पड़ने वाली ट्रांजिट ऑफिस की ड्यू मेल लिस्ट में इसे एफ से डिनोट करेंगे। जबकि पी से डिनोट तब करेंगे यह मेल बैग जिसके अंदर रजिस्टर्ड बैग है और रजिस्टर्ड बैग के अंदर कैश बैग है, तो इसका आदान प्रदान कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच ना हो रहा हो। एफ से तो फाइनेंस होता है और पी से पैसा होता है, इस प्रकार हमें याद रहेगा एफ से भी करते हैं और पी से भी करते हैं। रजिस्टर्ड बैग यानी पंजीकृत थैला एक अपेक्षित थैला होता है और इसे पंजीकरण सूची सहित अवश्य तैयार किया जाना चाहिए, चाहे उसमें नकदी थैला या पंजीकृत वस्तुएं हों या ना हों। जबकि जो रजिस्टर्ड पैकेट होता था वह ड्यू बैग नहीं होता था, उसे तभी भेजा जाता था जब उसमें कोई वस्तुएं भेजनी हो। जबकि रजिस्टर्ड बैग तो अगर उसमें वस्तुएं हैं तो भी भेजा जाएगा और नहीं है तो भी भेजा जाएगा। जिन पंजीकृत थैलों में नकदी थैला भेजा जाता है उनमें भेजी जाने वाली पंजीकृत सूची पर पंजीकरण दिनांक मोहर के साथ साथ थैला बंद करने वाले कार्यालय की खजाने की तारीख मोहर होनी चाहिए, यानी कि ट्रेजरी डेट स्टैम्प होनी चाहिए। यदि खजाने की तारीख मोहर उपलब्ध ना हो तो उप डाकपाल की राउंड मनी ऑर्डर मोहर की छाप अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 28A में क्या है, स्पीड पोस्ट बैग यानी स्पीड पोस्ट थैला। इस थैले में स्पीड पोस्ट वस्तुएं, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर तथा स्पीड पोस्ट सूची शामिल होती है। स्पीड पोस्ट सूची में वस्तुओं की संख्या और प्रेषण कार्यालय का नाम अवश्य लिखा जाता है और सूची के अंत में कुल संख्या दर्शाई जाती है। वीडियो के साथ साथ आपको जो MCQ दिए जा रहे हैं उनको भी आपको ज़रूर हल करना है ताकि आपको यह समझ आ सके कि आपको वीडियो में क्या समझ नहीं आया है और फिर आपको उसे दोबारा से फिर से पढ़ना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।